नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह कोलांचल की धरती से अपने YouTube चैनल दिल्ली कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वीकार करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब आप इसको लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो मर्जी आपकी। दोस्तों, जेटेट की तैयारी आप लोग शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको सीटेट के समय कहा था, मुझसे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सीटेट एक बार और जेटेट मैं कहता हूं आखिरी बार। इस सेंटेंस को मैं फिर दोहराऊंगा, आगे क्यों कहता हूं इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जेटेट 2022 की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं और सबसे पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस। कैसे क्वेश्चन आए थे, फिर वर्तमान में अलग अलग स्टेट लेवल पे जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा, डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ज्यादा बातें होते रहेगी। मैथ्स क्वेश्चन के जो मैथ्स क्वेश्चन 2016 में आया है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो है क्या, जरा देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी थी। कई बार आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन पूछ दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो शुरुआत में आपके पास कितने खिलौने थे बच्चे? आपके पास थे 239। फिर आपके पास कितने खिलौने आ गए? 70 खिलौने आ गए। 70 खिलौने जिसमें से आपके बिक गए 152। 239 थे, 70 आ गए, 152 बिक गए। जैसे कि नए खिलौने आए बच्चे, तो स्टॉक में क्या होगा? नए खिलौने आने से स्टॉक में वृद्धि होगी और मैथ्स में वृद्धि को हमेशा प्लस से इंडिकेट किया जाता है। और अगर कभी वृद्धि बोल दिया गया 4 गुना वृद्धि हुआ है तो फिर प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे समानता अगर वृद्धि की बात हुई तो जाए तो इसे हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, ये वृद्धि हुई आपकी 70 और फिर इसमें आपका घटा कितना? 152। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिएगा, 35,362 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर क्या होगा? बच्चों, किसी भी संख्या का 4 अवश्य फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर, दूसरा मल्टीपल, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। जातीय मान जो होता है सिर्फ 0 से लेकर 9 तक का होता है, उसके बाद किसी का जातीय मान होता नहीं है और ये जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो देखिए, इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 3 6 2, 3 5 3 6, इसे 5 का पूछा है आपसे। पूछा है किसका है? 5 का। तो 5 क्या? अंकित मान जो कभी बदलेगा नहीं। अब 5 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यानी कि ये हो जाएगा 5000। 5000 में 5 घटाया जाए क्या हो जाएगा आपका? 4 9 9 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए 35,362 के लिए 5 के स्थानीय मान यानी कि 5000 और फिर 5 के अंकित मान। अंकित मान कभी बदलेगा नहीं यानी कि 5 का अंतर बोला है, तो अंतर हो जाएगा आपका 4,995। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान आए थे। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। बच्चों, 100 के आधे क्या होती है? 50। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है यानी कि वो संख्या है 50 से छोटी। इसका दहाई 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में। दोस्तों, इकाई 1 होगा लेकिन 4 दहाई क्या होगा? 40 होगा। 4 दहाई और 5 दहाई यानी कि 40 और 50 के बीच में है। उसके बाद है इसके इकाई अंक दहाई अंक के अंक से 1 कम है। इसका जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से क्या है? 1 कम है। दहाई अंक इकाई अंक से 1 क्या है? कम है। यदि संख्या का अंकों का योग 7 है तो
तो उसका गुणनफल क्या होगा। अंकों का योग अगर 7 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। इकाई अंक दहाई अंक से कम है। जरा देखो पहला क्वेश्चन, पहले इसका क्या है बच्चों, 100 के आधे से कम है, यानी 100 का आधे क्या हो जाएगा 50, 50 से कम है। फिर बोला 4 दहाई और 40 इकाई के बीच में, 4 दहाई 5 दहाई के बीच में है, यानी वो संख्या 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में है। एक बात बताओ, 40 से 50 के बीच में होगा तो उसका जो दहाई अंक होगा 41, 42, 43, 44, 45 इस तरीके से होगा। तो उसका जो दहाई अंक होगा वो फिक्स हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। दहाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 4। दहाई अंक एकदम श्योर है, क्या होगा 4, क्योंकि 41, 42, 43, 44 इस तरीके से होगा, दहाई अंक 4 श्योर होगा। फिर क्या बोला है, उनके अंकों का योग, ये सॉरी योग है, उनके अंकों का योग 7 है। अंकों का योग कितना है 7। दो संख्याओं का योग अगर 7 है तो एक अगर 4 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 3, यानी कि वो संख्या है 43। फिर अंत में पूछा है इनके गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा। तो ये दोनों का गुणनफल 4 और 3 का गुणनफल क्या होगा 12 होगा। यही 12 क्या है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। पढ़ने के बाद आपको होगा कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट का, आपको लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करते चले जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए इसी में देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1/2 में कितने 1/8 है। इसको आप बेसिक से जरा सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1/2 में कितने 1/8 है, यानी कि ये डायरेक्टली बोल रहा है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8, क्योंकि 10 में कितने 2 हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। 100 में कितने 1 है डिवाइडेड बाई 1 यानी 100 बार है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे कि क्या आ जाएगा 1/2, ये क्रॉस ये आपको पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुने 8, तो ये हो गया क्या आपका आंसर 4, यानी 1/2 में 4 1/8 है। क्लियर दोस्तों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा 12 बच्चों में बराबर बांटा गया, इनमें प्रत्येक बच्चों को पिज्जा का कितना भाग मिला। कोई भी पिज्जा था अपने आप में टोटल था जिसमें से रेनू ने खा लिया, रेनू ने खाया 1/4। बच्चों जब कुछ कोई भी वस्तु पूरी रहती है, आप 1/4 को खा लिए, बांट लिए, कुछ भी कर लिए, 1/4 जब यूज हो गया, जब 1/4 यूज हो गया तो आपके पास बचेगा कितना 3/4। 1/4 यूज हो गया तो आपके पास बचेगा कितना 3/4। तो शेष क्या हो जाएगा 3/4, शेष हो गया 3/4। कितने बच्चों में बांटना है आपको 12 बच्चों में। कितने बच्चों में 12 बच्चों में। आइए 12 बच्चों में इसको बांट देते हैं। जब बराबर 12 बच्चों में बांटना है तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 12 होगा। ये 12 क्या आ जाएगा आपका 3/4 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा आपका 3/4 इंटू 1/12, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 1/16, यानी कि प्रत्येक बच्चों को 1/16 भाग दिया गया। प्रत्येक बच्चों को कितना दिया गया 1/16। क्लियर है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हम लोग डिस्कस करें, इस बेस पे हम लोग तैयारी करेंगे। बच्चों मैंने आपको कहा था C-TET एक बार, J-TET आखिरी बार। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप जैसा बोल रहा हूं उस तरीके से तैयारी कीजिए, C-TET आपका एक बार में क्लियर होगा।
बच्चों ने एग्जाम देने के बाद मुझे ये भरोसा भी दिलाया, ऐसे कितने सही बोल रहे थे, रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चल जाएगा। और जेटेड आखिरी इसलिए क्योंकि इस बार इतना कर लेना है कि आगे आपको जेटेड देने की जरूरत ही ना पड़े। उसी तरीके से देखो दोस्तों क्या है बच्चों, यहाँ पे किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो बताइए विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? एक विद्यालय में टोटल कितने हैं बाबू? 660। कुल कितने हैं? 660। कुल कितने हैं बाबू? 660। जिसमें से लड़के कितने हैं? बॉयज हैं 2/3। 660 का 2/3 यानी 220 बराबर क्या हो जाएगा? 440। यानी कि गर्ल्स, लड़कियां कितनी हो जाएगी? इसमें से 440 माइनस कर दो, टोटल 660 है, 440 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा? 220। उसके बाद बोला लड़कों का 3/4 यानी कि खिलाड़ी जो है, लड़के कितने हो जाएंगे? 440 के 3/4, 440 के 3/4 यानी 110 बराबर क्या हो जाएगा? 330। ठीक है। और खिलाड़ी लड़कियां कितनी हो जाएगी? 220 का 1/4 यानी। तो बच्चों इसमें खिलाड़ियों की संख्या लड़कों में कितनी है? लड़कों में खिलाड़ियों की संख्या है 330। फिर बोला है बच्चों कि विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो जब लड़कों में खिलाड़ियों की संख्या होगी तो 330 होगी। जब विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो उस सिचुएशन में लड़के और लड़कियों की संयुक्त संख्या बतानी पड़ेगी। उसी तरीके से लड़कियां कितनी हो जाएगी? 220 का 1/4। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं लड़कियों की 1/4 खिलाड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 55। तो अगर देखा जाए तो 330 लड़के खिलाड़ी हैं और 55 लड़कियां खिलाड़ी है, तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 385। कुल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 385। तो दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाए और उसमें छोटी छोटी डिजिट रहती है जिसको काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप उसको सॉल्व करते जाए। और मैथ्स का मैं और पेडागोजी का दिल्ली कोचिंग सेंटर पूरी जेटेट का एक सीरीज लेके आ रहा है आपके सामने यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ जेटेट की आखिरी बार ये तैयारी होगी, आखिरी तैयारी होगी, आखिरी बार मजेदार होगा। आप हमारे साथ बने रहें, जल्दी हम लोग ये सीरीज पूरे आरंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कितना हो गया टोटल? 385। आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से बाबू देखो यहाँ पे किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं वहां आप खिलाड़ियों की संख्या निकालेंगे और कुल 360 से माइनस कर देंगे, जो खिलाड़ी नहीं है वो संख्या मिल जाएगा। तो दोस्त बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:3:4, तो त्रिभुज के कोण होंगे। देखो एक त्रिभुज का कोण, एक त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषता क्या होती है? प्रत्येक 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। और एक और विशेषता होती है, वो विशेषता होती है तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। बच्चों ज्योमेट्री जो है जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और ज्योमेट्री को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक होती है आकृति के हिसाब से
दूसरा होता है विशेषता के अनुसार। तो आकृति के अनुसार भी हम लोग इसको पढ़ेंगे और आकृति के अनुसार इसकी विशेषता के बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। तो याद रखो बच्चों, यहां जरा ध्यान देना, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कुल कोणों की संख्या क्या होगी, सॉरी योग क्या होगा, 180 डिग्री। मान लो पहला है A, दूसरा B और तीसरा C। ये हो गया 2:3:4, 2:3:4। तो अगर यहां कुल दिया हो तो अनुपात को जोड़ के डिवाइड देंगे, अगर दिया हो तो घटा के देंगे। ये रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूं। आज मैं JTET में कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। अगले वीडियो में वर्तमान में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग कैसे प्रकार के आएंगे या आने की संभावना है इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जरा देखो तो बाबू ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 9, 9 से डिवाइड दो तो ये हो गया तुम्हारा 20। यानी कि तीसरा जो होगा ये 20 से गुना करने पे 80 डिग्री होगा। बीच वाला कोण क्या होगा, 20 से गुना करने पे 60 डिग्री होगा, और ये कोण 20 से गुना करने पे क्या होगा, 40 डिग्री होगा। जरा देखो बच्चों कि ऑप्शन में 40 60 80 कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका ऑप्शन C। तो यानी कि उस त्रिभुज की कोणों की क्या है बाबू, माप 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, जिसमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो वो दूसरी संख्या है बच्चों, ये आपको बताना है। ये क्या बताएं यार लोग, अभी नए नए हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सीख रहे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सहयोग करेंगे। अभी नए नए मैं ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। चलो दोस्तों आओ अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है ये 13 है, अब लघुत्तम समावर्तक क्या है 1989। ऐसा लग रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप में से बहुतों का 1989 होगा। और फिर क्या है, ये एक संख्या 117 है और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है यानी बताना है। तो बच्चों याद रखना है एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, याद रखना किसी भी संख्या का मल्टीपल और फैक्टर होता जरूर है। मैं जल्द ही सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को आपको याद करा दूंगा, कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। यानी दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दिया है 1989, एचसीएफ कितना दिया है 13, और एक संख्या क्या है 117, दूसरी संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या हमने मान लिया x। हाँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1989 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 117। ये इसे कट गया, क्या हो गया 9 हो गया। आप इसको काट दो, 9 दूनी 18, 3 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों 221, यानी आंसर होगा 221। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। मेरे बच्चों याद रखना कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। जेटेट
दो हो सकता है आप इसको एक एग्जाम की तरह लें, दूसरा ये हो सकता है आप इसको जिंदगी की तरह लें। जो एग्जाम की तरह लेंगे पास फेल लगा रहेगा, आप जिंदगी की तरह लें और मेरे साथ आए। जिंदगी एक बार मिलती है और इसे जायर ना जाने दें। मैं फिर नए क्वेश्चन नए सीरीज के साथ जल्द ही आपके सामने आऊंगा और जेट डेट के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली कोचिंग सेंटर सिटी सेंटर धनबाद में आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।